दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का मौका है और घर घर तिरंगा पर जोर दिया जा रहा है। पर सच ये है कि घर घर तिरंगा तो एक बहाना है आरएसएस को अपनी देशभक्ति दिखाना है। जी हां, दिखाना है, क्योंकि जिन्होंने 52 सालों तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, जाहिर है कि वो दिल से नहीं मानते। तो दिखाना और दिल से मानना दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। खैर, इनकी असलियत यानी कि इनका असली चेहरा बीच बीच में कई बार हमारे और आपके सामने आता रहा है। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया। तो तिरंगा को मानना और देश के प्रति वफादारी तो इनकी मजबूरी है। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनका असली चेहरा क्या है, किस तरह से इन्होंने हर बार देश के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके उस इतिहास पर जिस पर आजकल जोरों से लीपापोती हो रही है। नंबर 1, भारत के विभाजन के विचार की नींव रखना, यानी कि टू नेशन थ्योरी की इजाद करना। भारत विभाजन का समर्थन किया। विनायक दामोदर सावरकर द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी के समर्थक थे। जिन्ना और सावरकर दोनों चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र बने और एक इस्लामिक राष्ट्र। कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग देश हैं, कभी साथ नहीं रह सकते। पहले सावरकर ये प्रस्ताव लेकर आए और इसके 3 साल बाद ही जिन्ना ने भी द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया। हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में सावरकर का भाषण 1937 में हुआ। बाद में संघ ने भारत विभाजन का विरोध करने वाले गांधी की हत्या करके उन्हें ही विभाजन का दोषी ठहराने के लिए दुष्प्रचार किया। इतिहासकार कहते हैं कि संघ ने उग्र हिंदू वातावरण न बनाया होता तो शायद जिन्ना अलग राष्ट्र नहीं मांगते। टू नेशन थ्योरी के बारे में सबसे पहले जिक्र करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो था विनायक दामोदर सावरकर, जो कि उस वक्त के हिंदू महासभा के संचालक थे। और देश की विभाजन का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर। पॉइंट नंबर 2, आर्मी को तोड़ने की साजिश। भारत के खिलाफ साजिश। देश के आजाद होने के तीसरे साल ही संघ ने एक साजिश रची। आर्मी चीफ जनरल करियप्पा को कत्ल करने की साजिश। संघ ने पहले उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ध्रुवीकरण किया, फिर कुछ सिख युवकों को भड़काकर करियप्पा की हत्या की कोशिश की। मामले में 6 लोगों को सजा हुई थी और इसका जो स्रोत है वो 2017 में रिलीज हुई CIA के डिसक्लासिफाइड किए गए दस्तावेज हैं। पॉइंट नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गद्दारी। जब भारत की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद लेने गए थे तो संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदू महासभा ने तथा कथित वीर सावरकर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों में भर्ती के लिए शिविर लगाए। हिंदूवादियों ने अंग्रेज शासकों के समक्ष मुकम्मल समर्पण कर दिया था। सावरकर ने कहा कि जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है तो हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूति पूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए। जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में हो, हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहे या ना चाहे हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है और यह भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकत पहुंचाकर ही किया जा सकता है। इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका स्रोत है सावरकर का समग्र वानडम में। पॉइंट नंबर 4, महात्मा गांधी की हत्या। आरएसएस ने की या नहीं की, इसको लेकर विवाद है। गांधी के मारे जाने को वो सही तो मानते रहे हैं, लेकिन हत्या की साजिश से इनकार करते रहे हैं।
लेकिन यहाँ कुछ जानकारियां हैं जो कहती हैं कि गांधी को मारने के पीछे संघ था। गांधी जी की हत्या के मामले में 8 आरोपी थे, जिसमें नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्टैया, विनायक दामोदर सावरकर और दत्तात्रेय परचूरे। इस गुट का 9वां सदस्य दिगंबर रामचंद्र बड़गे था, जो सरकारी गवाह बन गया था। ये सब आरएसएस या हिंदू महासभा या राष्ट्रीय दल से जुड़े हुए लोग थे। अदालत में दी गई बड़गे की गवाही के आधार पर ही सावरकर का नाम इस मामले से जुड़ा था और गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा और आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। यानी गांधी की हत्या में संघ को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर गांधी 10 साल और रहते तो देश में सिद्धांत की राजनीति मजबूत होती। सालों तक स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाली अफसरशाही ने आजाद होते ही राजनीति को प्रलोभन देने शुरू कर दिए कि कहीं नेता उनसे बदला ना ले। ये प्रलोभन बाद में करप्शन में बदल गए। गांधी होते तो देश करप्ट नहीं होता, वो देश को सैद्धांतिक राजनीति में पाग कर जाते। कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने भी गांधी की हत्या में हिंदूवादियों का ही हाथ बताया था। पॉइंट नंबर 5, नमक सत्याग्रह का विरोध। आरएसएस द्वारा प्रकाशित की गई हेडगवार की जीवनी के मुताबिक जब गांधी ने 1930 में अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब उन्होंने यानी हेडगवार ने हर जगह यह सूचना भेजी कि संघ इस सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा। हालांकि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा करने से कोई रोक नहीं है। इसका मतलब यह था कि संघ का कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकता था। वैसे तो संघ के कार्यकर्ताओं में इस ऐतिहासिक घटना में शामिल होने के लिए उत्साह की कमी नहीं थी, लेकिन हेडगवार ने सक्रिय रूप से इस उत्साह पर पानी डालने का काम किया। पॉइंट नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के 1.5 साल बाद ब्रिटिश राज की बॉम्बे सरकार ने एक मेमो में बेहद संतुष्टि के साथ नोट किया कि संघ ने पूरी ईमानदारी के साथ खुद को ब्रिटिश कानून के दायरे में रखा है। खास तौर पर अगस्त 1942 में भड़की अशांति में यह शामिल नहीं हुआ है। आरएसएस नेतृत्व के पास आजादी की लड़ाई में शामिल न होने की एक विचित्र वजह थी। जून 1942 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अकाल, जिसमें कम से कम 30 लाख लोग मारे गए, इस घटना से कुछ महीने पहले दिए गए अपने एक भाषण में गोलवालकर ने कहा था कि संघ समाज की वर्तमान बदहाली के लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। जब लोग दूसरों पर आरोप लगाना शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कमजोरी मूल रूप से उनमें ही है। कमजोरों के साथ किए गए अन्याय के लिए ताकतवर पर दोष मढ़ना बेकार है। संघ अपना कीमती वक्त दूसरों की आलोचना करने या उनकी बुराई करने में नष्ट नहीं करना चाहता। अगर हमें पता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो इसके लिए बड़ी मछली को दोष देना पूरी तरह पागलपन है। प्रकृति का नियम है कि भले ही वह अच्छा हो या खराब, हमेशा सच होता है। इस नियम को अन्यायपूर्ण करार देने से नियम नहीं बदल जाता। ये थे गोलवालकर के शब्द। यहाँ तक कि मार्च 1947 में जब अंग्रेजों ने आखिरकार 1 साल पहले हुए नौसैनिक के विद्रोह के बाद भारत छोड़कर जाने का फैसला लिया था, तो गोलवालकर ने आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं की आलोचना जारी रखी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था। यानी कि इन्हें इस बात का मलाल था कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, आजादी के बाद का देशद्रोह। भारत की आजादी के उपलक्ष्य में आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित संपादकीय में संघ ने भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किया था और यह घोषणा की थी कि हिंदू इस झंडे को ना कभी अपनाएंगे, ना कभी इसका सम्मान करेंगे। बात को स्पष्ट करते हुए संपादकीय में कहा गया था कि ये 3 शब्द ही अपने आप में अनिष्टकारी है। जो 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर खराब मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और यह देश के लिए हानिकारक साबित होगा। तो ये है इनका इतिहास। इनका इतिहास को जान जाएंगे तो इनके असली चेहरे को पहचान जाएंगे। तो क्या अब भी आप इनसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे? क्या अब भी आप इनसे देशभक्ति सीखना चाहेंगे? मर्जी आपकी, फैसला आपका। तो चलिए आज तक इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।